गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर, इसमें हम हमारी सेकंड पोएम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम हमारी थर्ड पोएम जो है कमिंग, जो कि फिलिप लार्किन की लिखी हुई है, हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक्स खोलिए और बहुत ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिलिप लार्किन एक पोइट, इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो फिलिप लार्किन जो हैं 1922 में इनका जन्म हुआ था। 1985 में इनका देहांत हुआ था। इनका जन्म कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में हुआ था। फिलिप लार्किन वॉज बोर्न इन कॉन्वेंट्री इंग्लैंड। He is well known as a leader of movement in English poetry in the 50s. He is well known, वो बहुत विख्यात हैं, ये जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। एज ए लीडर, एक नेता के रूप में, ऑफ मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेज़ी जो पोइट्रीज लिखी गई थी इन द 50s, यानी 50 के दशक में जो पोइट्रीज लिखी गई थी इंग्लिश में, उसमें ये उस आंदोलन के एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। द प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ फिलिप लार्किन आर, जो प्रमुख रचनाएं हैं फिलिप लार्किन की, उन रचनाओं में है आर द नॉर्थ शिप, ये उनकी एक रचना का नाम है। द लेस डिसीव्ड, ये भी इनकी एक रचना का नाम है। द वेट्सन वेडिंग्स, ये इनकी एक रचना का नाम है। एंड हाई विंडोज़, ये भी इनकी एक रचना का नाम है। हिज थीम्स, इनकी जो थीम रही है पोइट्रीज़ को लेकर, लव, प्रेम, चेंज, एक बदलाव, डिसएन्चेंटमेंट, डिसएन्चेंटमेंट यानी होता है किसी चीज़ के प्रति मोह भंग हो जाना, निर्लिप्तता जिसको हम कह सकते हैं। द मिस्ट्री, रहस्य, द मिस्ट्री इनएक्सप्लिकेबलनेस ऑफ द पोइट सर्वाइवल एंड डेथ्स इनएविटेबिलिटी, ये आर यूनिवर्सली लाइक्ड बाय रीडर्स, ये वैश्विक रूप से, सार्वभौमिक रूप से पाठकों के द्वारा इनकी इस थीम को पसंद किया गया है। द अबव पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वॉल्यूम द लेस डिसीव्ड, ये जो पोएम दी गई है कमिंग, ये उनकी एक रचना है, उनकी एक बुक है द लेस डिसीव्ड, वहाँ से ली गई है। विच इस्टेब्लिशेस ए किनशिप विद एनवायरनमेंट, विच इस्टेब्लिशेस, जो स्थापित करती है, एक किनशिप, एक संबंध, एक आत्मीय संबंध स्थापित करती है विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वातावरण, पर्यावरण, यानी पर्यावरण के साथ एक आत्मीय संबंध जो है उसे जोड़ने का यहाँ प्रयास किया गया है। एक्चुअल में कमिंग जो ये एक पोएम है, ये फिलिप लार्किन ने लिखा है। ये एक नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत व्याख्या ये करते हैं इस पोएम के माध्यम से। फिलिप लार्किन जो हैं अपने बचपन में स्टैमर करते थे। स्टैमर का मतलब हम कह सकते हैं हकलाना, यानी वो स्टैमरिंग था, जिसकी वजह से सोशली उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ ऐसी स्थितियां आई जिसमें उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्हें बहुत सी चीज़ें अपनी स्टैमरिंग को लेकर के सुनना पड़ा। उनको चिढ़ाया जाता था, उन्हें अपने दोस्तों के द्वारा, बहुत से लोगों के द्वारा उन पर ताने मारे जाते थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनका जो बचपन था वो बचपन की कुछ यादें थीं जो उनके साथ आज भी जुड़ी हैं। तो वो अपने बचपन की यादों को, चाहे वो खट्टी मीठी जैसी भी थी, उन्हें वो याद करते हैं। और यहाँ पर वो पोएम जो है कमिंग, इसमें नेचर, प्रकृति और उससे अपना जो बचपन है उस बचपन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सर्दियों की ऋतु होती है, सर्दियों की ऋतु के बाद उसके ठीक बाद में सर्दियों का जो समय होता है उसमें हालांकि जो शामें हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं, शाम जो है वो जल्द ही होने लग जाती है। और सर्दियों के बाद जो पतझड़ का मौसम आता है, पतझड़ के मौसम में क्योंकि सर्दी के समय
पत्तियां जो हैं, पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पतझड़ का मौसम आ जाता है और उसके ठीक बाद में स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु का जो आगमन होता है, तो वसंत ऋतु के आगमन जो कि खुशियां लेकर के आता है, चारों तरफ हरियाली लेकर के आता है, तो उस चीज़ को, उस मौसम के बारे, उस मौसम से रिलेट कर करके वो अपने बचपन को याद करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं इस पोइट्री में कोशिश की है कि किस तरह से उनका बचपन था और बचपन की भावनाएं किस तरह आनंद से भरी हुई होती थी, उस चीज़ के बारे में इन्होंने अपनी पोइट्री के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो हम अब आगे इस पोइट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। स्टैंजा वाइज हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है कमिंग का। जो फर्स्ट स्टैंजा है इसका, देखिए इसे। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स लाइट चिल एंड येलो बेट्स द सिरन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस। बहुत ही सिंपल सी पोएम है, बहुत ही सिंपल सा इसका मूल भाव है जो पोएट कहना चाहता है। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स लाइट चिल एंड येलो बेट्स द सिरन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस। यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है, एक्चुअल में पोएट ये कहना चाहता है, जैसे कि वो कल्पना करता है कि सर्दियों के बाद की जो पतझड़ होती है, पतझड़ की जो शामें होती हैं, क्योंकि सर्दियों में तो शाम बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जैसे ही सर्दियों की ऋतु जाने लगती है, पतझड़ का मौसम आता है बाद में, तो शाम जो है, दिन जो है वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। तो सर्दियों के बाद वो पतझड़ की जो शाम है, उस शाम की पोएट चर्चा करता है। वो शाम जो ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, यानी वो शाम जो थोड़ी लंबी होती है। लाइट चिल एंड येलो, लाइट चिल, लाइट यानी रोशनी, सूरज की रोशनी, चिल यानी थोड़ी ठंडक लिए हुए, वो शाम जो है थोड़ी ठंडक लिए हुए होती है, अर्थात ठंडी होती है, लंबी होती है, ठंडी होती है। एंड येलो, और सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो सुनहरी पीली रोशनी है, वो पीली रोशनी जो है बेट्स द सिरन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस। बेथ यानी होता है नहाना, नहला देना, यानी ढक देना। तो पोइट ये कहता है सूरज की जो पीली रोशनी है, उस पीली रोशनी से ने जो है बेथ द सिरन फोरहेड। सिरन फोरहेड का मतलब होता है, सिरन यानी होता है शांत, बहुत ही क्वाइट, ट्रैंक्वाइल जिसे हम कह सकते हैं। फोरहेड यानी होता है ऊपरी हिस्सा, छत या माथा। ऑफ द हाउसेस यानी हर घर की फोरहेड्स नहीं होते हैं, लेकिन घर की छतें होती हैं। तो पोएट जो है यहाँ पर घर की छतों के लिए कहता है। पोएट ये कहता है लाइट चिल एंड येलो, यानी सर्दियों के बाद पतझड़ की जो शामें आती हैं, वो शामें जो थोड़ी बहुत लंबी होती है, लॉन्गर इवनिंग्स होती हैं, लाइट चिल एंड येलो, और सूरज की वो पीली रोशनी, और शाम का समय जो ठंडक लिए हुए होता है, शाम जो थोड़ी सी ठंडी है, और वो सूरज की रोशनी बेट्स द सिरन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस, उसने नहला दिया है, अर्थात ढक दिया है। द सिरन, उस शांत और बहुत शांति से युक्त फोरहेड्स ऑफ हाउसेस, यानी घर की छतें, यानी घरों की छतें जो हैं, वो घरों की छतों का जो बाहरी किनारा है, वो जो एकदम शांत है, उस शांत छतों को किसने, सूरज की रोशनी ने मानो ढक लिया है। वो सूरज की रोशनी जो एकदम सुनहरी है, सुनहरे रंग की, पीले रंग की जो रोशनी है, उस रोशनी ने घर की जो छतें जो शाम के समय एकदम शांत है, उस शांत घर की छतों को सूरज की रोशनी ने ढक लिया है। तो ये एक तरह का इमेजिनेशन है, इसमें पोइट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, और जिस तरह से पोइट ने डिस्क्राइब किया है, ऐसा लगता है मानो हमारे सामने ही वो शाम है, और हमारे सामने ही सूरज जो है वो छिप रहा है, और उसके सुनहरी किरणें छतों को मानो रोशन कर रही हैं, उसकी सुनहरी रोशनी, पीली रोशनी जो है वो छतों पर गिर रही हैं। आगे का जो स्टैंजा है, इसमें पोइट कहते हैं ए थ्रश सिंग्स लॉरियल सराउंडेड
in the deep bare garden, its fresh peeled voice astonishing the brickwood. अब पोएट उसके आगे कहते हैं, क्योंकि शाम जो है बहुत शांत है और चारों तरफ शांति है, सूरज की जो सुनहरी रोशनी है वो छतों पर गिर रही है, और इस बीच पोएट इमेजिन करता है, कहता है ए थ्रश सिंग्स। ए थ्रश, ये जो थ्रश है, ये थ्रश एक बर्ड का नाम है, एक पक्षी है जिसके ऊपर ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके चेस्ट पर। तो इस तरह का एक बहुत ही छोटा सा पक्षी है जिसे थ्रश कहा जाता है। ए थ्रश सिंग्स, और एक थ्रश नाम का पक्षी जो है वो गाता है, यानी पक्षी जो है वो गा रहा है। कहाँ गा रहा है? लॉरियल सराउंडेड इन द डीप बेयर गार्डन। कि थ्रश नामक पक्षी जो है वो गहरे या घने गार्डन में जो कि पत्तियों से रहित है। यानी लॉरियल, लॉरियल जो है वो एक तरह की झाड़ी होती है, झाड़ी का नाम होता है लॉरियल, जो सदाबहार झाड़ी है लेकिन उसके अंदर पत्तियां नहीं होती हैं। स्मूथ शाइनिंग लीव्स तो होती हैं लेकिन कम होती हैं। एवरग्रीन बुश होती है एक। ए थ्रश सिंग्स लॉरियल सराउंडेड, यानी लॉरियल यानी सदाबहार झाड़ियों से जो हरी भरी वो जो एक गार्डन है। तो थ्रश नामक पक्षी एक गहरे या गहरा कह सकते हैं या घना जो एक गार्डन है उसमें पत्तियों से, जो पत्तियों से रहित है। रीज़न क्योंकि पतझड़ का मौसम है, पतझड़ के मौसम में पौधों से, झाड़ियों से पत्तियां जो हैं वो झड़ चुकी हैं, और उस गार्डन में एक लॉरियल नाम का, थ्रश नाम का जो एक पक्षी है वो चारों ओर घूम रहा है और वो गाना गा रहा है। इन द डीप बेयर गार्डन, डीप यानी घने, बेर यानी नग्न, गार्डन यानी होता है बगीचा, यानी वो बगीचा जो कि पत्तियों से रहित है, और उस पत्तियों से रहित उस गार्डन में थ्रश नाम का पक्षी एक गाना गा रहा है, गीत गा रहा है। इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस, इट्स जो है वो इस पक्षी थ्रश के लिए आया है। तो पोएट कहता है इट्स फ्रेश पील्ड वॉइस, और उस पक्षी की उत्साह से भरी, फ्रेश यानी वैसे तो होता है ताज़ा, यहाँ हम कहेंगे कि थ्रश पक्षी जो है उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही उत्साह से, जोश से भरी हुई है, और उत्साह से भरी हुई जो उसकी आवाज़ है, उत्साह की जो पुकार है वो इट्स, इसकी फ्रेश पील्ड वॉइस, इसकी जो ताजगी से युक्त, उसकी उत्साह से भरी हुई जो उसकी आवाज़ है, एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिश यानी होता है हैरान या आश्चर्यचकित कर देना। एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क का अर्थ होता है यहाँ पर दीवार से लिया गया है, कि उस थ्रश पक्षी की जो आवाज़ है जो कि उस डीप गार्डन में, डीप बेयर गार्डन में अपना गीत गुनगुना रहा है, गा रहा है, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा उत्साह है, और वातावरण जो चारों तरफ एकदम शांत है, उस शांत वातावरण को उसकी तीखी आवाज़ ने जो है वो बाधित कर दिया है, मतलब उसे अशांत कर दिया है। चारों तरफ शांति जो थी वो शांति की जो स्थिति है वो मानो बाधित हो गई है। और न केवल वातावरण की शांति, एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क का अर्थ अभी हमने बताया चार दीवारी, यानी वो जो गार्डन है वो गार्डन के चारों तरफ एक दीवार है, ईंटों की बनी हुई दीवार है। यहाँ पर पोएट पर्सोनिफिकेशन काम में लेते हैं और उसको उस दीवार को पर्सोनिफाई किया है, मानो वो दीवार वो सो रही थी, और उस थ्रश पक्षी की आवाज़ को सुन करके माने वो जाग गई है, वो अचानक अपनी नींद से बाहर निकल गई है। यानी वो चार दीवारी जो है, यहाँ पर एक पोएट जो है वो सिंबॉलिक रूप से ये कहना चाहता है कि ये जो ब्रिक वर्क है, ये जो दीवार है, ये दीवार पतझड़ के ऋतु के बाद में जो वसंत ऋतु का आगमन है उस आगमन को रोके हुए है। यानी पतझड़ की ऋतु जाएगी और वसंत ऋतु का आगमन है, तो वो उस नींद से उस ब्रिक वर्क को, यानी उस दीवार को मानो जगाना चाहती है वो थ्रश पक्षी जो है, और वो चीख चीख करके उत्साह के साथ चीख पुकार कर रही है और वसंत ऋतु के आगमन के बारे में कह रही है। पोइट आगे कहते हैं, इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून।
और पोएट जो है वो आगे कहते हैं कि वो थ्रश पक्षी जो है ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला करके कह रहा है, क्या कह रहा है, इट विल बी स्प्रिंग सून, कि बहुत जल्द ही स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी होता है वसंत ऋतु, कि बहुत ही जल्दी वसंत ऋतु का आगमन होने वाला है, बहुत जल्द वसंत ऋतु आ रही है। तो ये आवाज़ जो है वो न केवल वातावरण की शांति को बाधित करती है, बल्कि उस चार दीवारी, वो चार दीवार जो चारों तरफ उस गार्डन में लगी हुई है, वो जो ईंट है, ईंट की जो दीवार है, उस दीवार को भी मानो अपनी नींद से जगा देती है। तो आई होप सो यहाँ तक की चीज़ आप ही को समझ में आएगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोएम है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।